आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सबसे पहले वो स्टार्ट ये पता लगाए थे कि जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो कि उसके पास आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो जब उन्होंने ये पता लगाया कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके आसपास फील्ड जनरेट होता है, तो सब ये चीज़ पता लगाने में लग गए कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके आसपास फील्ड जनरेट होता है। तो अगर फील्ड में हम कंडक्टर या कॉइल को ले जाएं तो क्या उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, यानी उससे करंट फ्लो हो सकता है। तो इसमें फैराडे सबसे पहले इसका ला दिए, मतलब वो इसको पर रिसर्च करके इसको में कुछ नियम दिए। तो फैराडे इसमें दो नियम दिए। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें क्या बोलता है कि जब किसी कॉइल से फ्लक्स लिंक करता है और वो चेंजिंग नेचर का होता है या वायरिंग नेचर का होता है तो उस कारण से कॉइल में या कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। और उस ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण अगर सर्किट क्लोज हो तो उसमें एक करंट फ्लो होता है जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या क्या बोले कि अगर किसी कॉइल या कंडक्टर में यदि कॉइल में फ्लक्स लिंक करे और वो चेंजिंग नेचर का हो यानी वायरिंग नेचर का हो तो क्या होगा कि उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और उस ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण अगर सर्किट क्लोज हो तो एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तब हम लोग देखते हैं कि फ्लक्स चेंजिंग नेचर का फ्लक्स कैसे लिंक करेगा। जैसे मान लेते हैं कि इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में, इसमें और इसमें, क्या हम लोग मान रहे हैं कि कॉइल स्टेशनरी है, यानी ये स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है। हम लोग क्या किए इस केस में कि सबसे पहले क्या देखें कि मैग्नेट को भी हम लोग स्टेशनरी छोड़ दिए। तो मैग्नेट को स्टेशनरी छोड़ दिए, देखिए तो इससे फ्लक्स निकल रहा है, नॉर्थ पोल है ये, तो इससे फ्लक्स निकल रहा है, नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलता है। तो इससे फ्लक्स निकल करके इसमें लिंक कर रहा है। लेकिन जब इस स्टेशनरी है तो फ्लक्स तो लिंक कर रहा है, लेकिन क्या चेंजिंग नेचर का है, यानी समय के साथ, टाइम के साथ वैरी कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि ये स्थिर है। तब हम लोग क्या किए कि इसको किसी डायरेक्शन में मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में इसमें हम लोग क्या किए, मोशन प्रोवाइड किए। इससे मैग्नेट को इस डायरेक्शन में इस तरह से मोशन प्रोवाइड किए। तो जब मोशन प्रोवाइड करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होगा? चेंज होगा। यानी जब इसको हम लोग क्या किए, मोशन किए, तो इससे जो निकाल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस वो चेंज होगा कि नहीं? इस तरह से करेंगे तो यही एक्सपेरिमेंट करके देखे फैराडे, क्या देखे कि अगर हम मैग्नेट को एक मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है इसके बारे में आप लोग जानते हैं। गैल्वेनोमीटर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट या स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को मेजर करता है। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिए थे। तो क्या देखे कि जब स्टेशनरी था जब दोनों स्टेशनरी था तो क्या देखे कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें मोशन प्रोवाइड किए तो क्या देखे कि डिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर स्टेशनरी हुआ तो फिर ये अपना वापस पोजीशन पर आ गया, यानी अब डिफ्लेक्शन बंद हो गया। फिर दोबारा इसको अपोजिट डायरेक्शन में जब मोशन दिए तो देखे कि अपोजिट डायरेक्शन में इस बार अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। शुरू में क्या किए, शुरू में स्टेशनरी रखे, दोनों को स्टेशनरी रखे, तो स्टेशनरी रखे तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही इसको एक डायरेक्शन में मोशन दिए, मैग्नेट को एक डायरेक्शन में क्या दिए, मोशन दिए, तो क्या देखें कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें क्या देखें, गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर जब तक मोशन रहा तब तक डिफ्लेक्शन शो किया, और जैसे ही मैग्नेट रुक गया तो डिफ्लेक्शन खत्म हो गया।
अब इसमें क्या कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में मोशन दिए, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन दिए तो क्या देखें कि अब की जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इससे एक चीज कंक्लूड हुआ, क्या कंक्लूड हुआ कि जब स्टेशनरी था मैग्नेट स्टेशनरी था तो फ्लक्स तो लिंक कर रहा था, लेकिन कांस्टेंट फ्लक्स लिंक कर रहा था, वो समय के साथ चेंज नहीं कर रहा था, यानी जो फ्लक्स का नेचर था वो वायरिंग नेचर का नहीं था। तो क्या होना चाहिए, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के लिए यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला कॉइल या कंडक्टर चाहिए, दूसरा चीज क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चाहिए जो कि हमको इस मैग्नेट से मिल रहा है। हम लोग ये यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट है, हम परमानेंट मैग्नेट से ना लेकर के टेम्पररी मैग्नेट से भी ले सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी फ्लक्स जनरेट कर सकते हैं, यानी फील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो क्या हम लोग कंक्लूड किए, सबसे पहला कॉइल होना चाहिए, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए, तीसरा चीज क्या होना चाहिए, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए। यानी ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, तीन चीज, सबसे पहले कॉइल चाहिए, दूसरा उसके बाद क्या चाहिए, फील्ड चाहिए या फ्लक्स चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, दोनों में रिलेटिव मोशन चाहिए। रिलेटिव मोशन क्या कैसे होगा, जैसे इसमें क्या देखें कि फर्स्ट कंडीशन में स्टेशनरी था, दोनों स्टेशनरी था तो कोई रिलेटिव मोशन था नहीं था, रिलेटिव मोशन नहीं था तो क्या हुआ, फ्लक्स टाइम के साथ चेंज लिंक तो कर रहा था लेकिन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा था, यानी वायरिंग नेचर का नहीं था। इसमें भी देखें, इसमें जो अपोजिट डायरेक्शन में गया था, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो किया, तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले। अच्छा अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या किए कि मैग्नेट को स्टेशनरी छोड़, इसमें कॉइल को स्टेशनरी छोड़ दिए थे, इसमें क्या देखें कि मैग्नेट को हम लोग स्टेशनरी छोड़ के देखते हैं। तो मैग्नेट को स्टेशनरी छोड़ करके और आपकी क्या कर रहे हैं कि कॉइल को इस डायरेक्शन में हम लोग डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब कॉइल को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो कॉइल को मूव किए तो उसमें भी देखें कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसको हम क्या किए, इसको हम लोग कॉइल को अपोजिट डायरेक्शन में मूव किए तो फिर देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा। वही इसमें भी हम लोग दोनों को अगर छोड़ दे रहे थे ऐसे ही तो उसमें भी देख रहे थे कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा। तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि हम लोग दोनों को सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव करें, जैसे इसको भी इधर मूव करें और अगर इसको भी मूव करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, नहीं जनरेट होगा, क्योंकि जब दोनों को सेम स्पीड से ले जा रहे हैं, जैसे ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मैग्नेट है, वार मैग्नेट है और यहाँ पर एक कॉइल है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहला कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि इसको इधर ले जा रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं, या तो इधर ले जा रहे हैं या तो इधर ले जा रहे हैं, यानी मैग्नेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। तो मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हो रहा है वो चेंजिंग नेचर का आ रहा है, मतलब वायरी कर रहा। दूसरा कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि इसको कांस्टेंट रख रहे हैं और कॉइल को आगे पीछे कर रहे हैं, इस कंडीशन में ही कॉइल के क्रॉस फ्लक्स चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस चेंज होगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि या तो दोनों को कांस्टेंट रख रहे हैं या तो दोनों को सेम स्पीड से ले जा रहे हैं, तो क्या फ्लक्स वैरी करेगा, फ्लक्स नहीं वैरी करेगा, क्योंकि दोनों को हम लोग साथ साथ ले जा रहे हैं या साथ साथ ला रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। यानी अगर दोनों को स्थिर रखेंगे या तो दोनों को सेम स्पीड से एक ही तरफ ले जाएंगे तो उस कंडीशन में भी ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। तो क्या होना चाहिए, किसी एक को मोशन करेंगे, यानी क्या रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए सबसे पहली बात कॉइल या कंडक्टर चाहिए, दूसरी बात मैग्नेट चाहिए या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, तीसरी बात दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल है, लेकिन अगर दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है तो उस कंडीशन में भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ये हम लोग देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जब किसी कॉइल या कंडक्टर को वायरिंग नेचर का फ्लक्स या फील्ड कट करता है तो उस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है, और उस जनरेटेड ईएमएफ के कारण मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है। क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोले कि जब किसी फ्लक्स को वायरिंग नेचर का
जब किसी कॉइल को वायरिंग नेचर का फ्लक्स या फील्ड कट करे तो उस केस में कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है या ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण अगर सर्किट क्लोज हो तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है। इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड फैराडे 2 गो नियम दिए। सबसे पहले फैराडे 2 नियम दिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित। उसे देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं लिंकेज फ्लक्स। लिंकेज फ्लक्स क्या होता है, इसके बाद हम लोग दोनों नियम देखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कॉइल है, क्या है? ये कॉइल है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न है, n नंबर ऑफ टर्न है, और इससे 5 फ्लक्स लिंक कर रहा है। ये एक कॉइल है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न है और इससे 5 फ्लक्स लिंक कर रहा है। तो लिंकेज फ्लक्स किसको बोलते हैं? लिंकेज फ्लक्स को हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं। लिंकेज फ्लक्स को साई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलता है लिंकेज फ्लक्स? लिंकेज फ्लक्स जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न, यानी कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न है और उस कॉइल से कितना फ्लक्स उस कॉइल को कट कर रहा है, दोनों के गुणनफल या प्रोडक्ट को क्या हम लोग बोलते हैं? लिंकेज फ्लक्स। तो लिंकेज फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसे मान लेते हैं कि इसमें 5 फ्लक्स इसको कट कर रहा है, इस कॉइल को 5 फ्लक्स कट कर रहा है, तो लिंकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा? लिंकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा? N5। लिंकेज फ्लक्स क्या बोलता है? लिंकेज फ्लक्स जो होता है किसी भी कॉइल का, तो उस कॉइल में जितना नंबर ऑफ टर्न होता है, और साथ ही साथ उस कॉइल को जितना फ्लक्स कट कर रहा है, उन दोनों गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकेज फ्लक्स। तो हम लोग मान लेते हैं कि जैसे ये कॉइल है, तो ये कॉइल है, तो ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या हम लोग बोले कि चेंजिंग फ्लक्स होना चाहिए, मतलब चेंजिंग नेचर का फ्लक्स कट करना चाहिए कॉइल को। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस कॉइल में T1 टाइम में इसको 5 फ्लक्स कट कर रहा था एट T1 टाइम। मान लेते हैं कि T1 टाइम पर इसको 5 फ्लक्स कट कर रहा था। तो T1 समय में यानी 5 क्या हो जाएगा? साइवन, यानी जब 5 फ्लक्स कट कर रहा था तो उस समय में लिंकेज फ्लक्स कितना हो जाएगा? लिंकेज फ्लक्स देखिए तो n नंबर ऑफ टर्न है और 5 फ्लक्स कट कर रहा। अब क्या बोले कि कुछ समय T2, यानी कुछ समय बाद T2 हुआ, उस समय क्या हुआ? एट T2 टाइम अब क्या हुआ कि उसमें 5 फ्लक्स उसको कट करने लगा, यानी फ्लक्स चेंज हुआ। कुछ पहले 5 फ्लक्स कट कर रहा था, अब 5 फ्लक्स कट कर रहा है T2 समय पे। ये क्या हो जाएगा? साई2 क्या हो जाएगा? N5। ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स कितना यहाँ पे लिखना हम चाहें, अगर चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, यानी बोलना चाहिए तो क्या हो जाएगा? साई2 माइनस साई1। कितना फ्लक्स चेंज हुआ देखिए तो। अब इतना इतना कट कर रहा है, पहले इतना कट कर रहा था, तो बोल सकते हैं चेंज इन फ्लक्स साई2 माइनस साई1। तो इसको देखिए तो N5 माइनस N5 माइनस N5 हो जाएगा। दोनों में n कॉमन ले लीजिए,
एन कॉमन ले तो क्या हो गया, φ2 माइनस φ1। अब जो ये चेंज इन फ्लक्स इतना हुआ, तो इतना फ्लक्स कितना टाइम में चेंज हुआ, t1 समय में इतना फ्लक्स लिंकेज था और t2 समय में इतना फ्लक्स लिंकेज है, तो कितना समय में इतना फ्लक्स लिंक किया, यानी ये चेंज इन फ्लक्स है, इतना फ्लक्स चेंज हुआ, कितना समय में चेंज हुआ। तो चेंज इन टाइम अगर हम लिखना चाहे, चेंज इन टाइम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन टाइम t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। t1 टाइम में इतना लिंक कर रहा था, t2 टाइम में इतना लिंक कर रहा, तो हम चेंज इन फ्लक्स निकालना चाह रहे थे। क्या निकालना चाह रहे थे, चेंज इन फ्लक्स निकालना चाह रहे थे। तो चेंज इन फ्लक्स इतना हो गया। अब जो चेंज इन फ्लक्स इतना निकला, ये कितना टाइम में लिंक किया, तो t1 में इतना लिंक कर रहा था और t2 में बदल करके कुछ और हो गया, तो हमको चेंज इन टाइम पूछेगा तो क्या बोलेंगे, चेंज इन टाइम t2 माइनस t1 हो जाएगा। अब बोले कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज बोलेगा, यानी किस रेट से फ्लक्स लिंकेज जो है वो चेंज कर रहा था। तो हम लोग बोल देंगे कि t2 माइनस t1 इतना टाइम में कितना फ्लक्स चेंज हो गया, φ2 माइनस φ1। तो यूनिट टाइम में कितना चेंज हो जाएगा, n φ2 माइनस φ1 बटा t2 माइनस t1। और जो यूनिट टाइम में जो चेंज होगा उसी को तो हम लोग रेट बोलेंगे, जो यूनिट टाइम में चेंज होगा फ्लक्स उसी को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फिर से एक बार देखिए क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये कॉइल था, तो सबसे पहले क्या हम लोग देखें, लिंकेज फ्लक्स क्या होता है, उस कॉइल में जितना नंबर ऑफ टर्न है और जितना फ्लक्स उस कॉइल को कट कर रहा है, दोनों गुणनफल को क्या बोल देंगे, लिंकेज फ्लक्स। हम लोग बोल रहे हैं कि t1 टाइम में मान लेते हैं कि φ1 फ्लक्स लिंक कर रहा था, t1 समय में φ1 फ्लक्स लिंक कर रहा था, तो उस समय टोटल लिंकेज फ्लक्स कितना हो जाएगा, n φ1। अब बोल रहे हैं t2 समय में φ2 फ्लक्स लिंक कर रहा था, मतलब कुछ समय बाद t2 आया, उसमें φ2 फ्लक्स लिंक कर रहा था, तो उसमें फ्लक्स लिंकेज कितना हो गया, n φ2। अब बोल रहे हैं कि पहले इतना लिंक कर रहा था, अब इतना लिंक कर रहा है, यानी कितना फ्लक्स का चेंजिंग आया है, कितना फ्लक्स लिंकिंग का चेंजिंग आया है, तो दोनों को जो अंतर होगा तो इसमें से इसको घटा दिए, तो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज या चेंज इन लिंकेज फ्लक्स कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर निकालेंगे तो इतना आया। अब हम बोले कि इतना जो फ्लक्स चेंजिंग इतना हुआ, ये कितना टाइम में हुआ, तो टाइम अगर हम निकालना चाहे, टाइम चेंज इन टाइम, तो t2 माइनस t1 बोल दिए। अब बोल रहे हैं कि t2 माइनस t1 यानी इतना टाइम में इतना फ्लक्स चेंज किया, इतना टाइम में इतना फ्लक्स चेंज किया, तो यूनिट टाइम में कितना फ्लक्स चेंज करेगा, इतना टाइम में इतना फ्लक्स चेंज हुआ, तो यूनिट टाइम में कितना फ्लक्स चेंज होगा, यूनिट टाइम में इतना फ्लक्स चेंज होगा। और जो यूनिट टाइम में फ्लक्स जो चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या बोलते हैं उसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अगर हम लिखना चाहें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, तो क्या लिख देंगे, चेंज साई इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, यानी डेल साई बाई डेल टी, डेल साई बाई डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू क्या लिख देंगे, इसको पहले फार्मूला ही लिख देते हैं, इसके बाद लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे तो, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज को हम लोग इतना लिख सकते हैं, n φ2 माइनस φ1 बटा t2 माइनस t1। इसको क्या लिख सकते हैं, n को बाहर नहीं रहने देते हैं, n
चेंज को हम लोग कई तरह से दर्शाते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं ये डेल टी, इसको पढ़ते हैं डेल टी, तो ये भी चेंज को दिखाता है। अगर हम लिख रहे हैं डी टी, तो ये भी चेंज को दिखाता है। अगर हम लोग लिख रहे हैं इस तरह से लिख रहे हैं, इसको ही डेल ही पढ़ते हैं, तो अगर ये लिख रहे हैं डेल टी, तो ये भी चेंज को दिखाता है। ये तीनों क्वांटिटी, यानी ये डेल्टा और ये डी और ये डेल, ये तीनों चेंज को दिखाता है। तो देखिए, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं एन डी फाई बटा, ये भी चेंज है, ये टाइम का चेंज नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं डी टी। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे, डेल टी। देखिए, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको मिटा करके इस तरह से लिख देंगे, बात बराबर है। तो देखिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज कितना निकल कर आया, एन डी फाइव बटा डी टी। एक बार फिर से देख लीजिए, टी1 समय में इतना लिंक कर रहा था, तो साई1 इतना निकल कर आया, टी2 समय में इतना। चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, यानी कितना फ्लक्स लिंकेज में चेंज आया, तो दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल लिए, तो इतना आया। उसके बाद टाइम डिफरेंस कितना था, इतना। तो हम लोग क्या देखें कि इतना टाइम डिफरेंस में इतना फ्लक्स लिंकेज में इतना चेंज आया। सेम चीज को यहाँ लिखा है, यानी इतना टाइम डिफरेंस में फ्लक्स लिंकेज में इतना चेंज आया, तो यूनिट टाइम में कितना चेंज हो गया, तो इसको ये इतना से भागा दे देंगे। और जो यूनिट टाइम में जो चेंज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हम लोग निकाल कर आए, तो कितना आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज कितना निकल कर आया, एन डी फाइव बटा डी टी। अब हम लोग देखते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, इसको छोड़ देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। फैराडे दो नियम दिए। पहला नियम क्या बतलाता है, पहला नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसी को डिफाइन करता है। तो यानी पहला नियम को हम लोग उस सेम डिफाइन करेंगे जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन किए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या बोले थे कि जब चेंजिंग फ्लक्स कॉइल को लिंक करता है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो पहला नियम भी वही बोलता है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसको डिफाइन करता है पहला नियम। और दूसरा नियम क्या करता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू देता है। पहला नियम क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसी को डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता क्या है, कैसे क्या होता है, यानी फेनोमेना को डिफाइन करता है, कैसे हो रहा है, कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है। और दूसरा नियम क्या करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड को बतलाता है। तो पहला नियम क्या बोलता है कि यदि चेंजिंग फ्लक्स किसी कॉइल को कट करे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और दूसरा नियम क्या बोलेगा, यानी दो नियम, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला क्या बोलता है, if changing flux cut the coil then EMF induced in the coil। यानी चेंजिंग फ्लक्स यानी वायरिंग फ्लक्स भी बोल सकते हैं, चेंजिंग फ्लक्स भी बोल सकते हैं, यानी जो टाइम के साथ वैरी कर रहा है वो अगर किसी कॉइल या कंडक्टर को कट करेगा तो उसमें EMF इंड्यूस होगा। और दूसरा नियम क्या बोलता है कि जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसका वैल्यू कितना होगा। तो दूसरा नियम मैग्नीट्यूड को देता है, क्या बोलता है कि जो EMF इंड्यूस्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के। यानी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ
फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, EMF induced, the magnitude of EMF induced in the coil is directly proportional to rate of change of flux linkage। यानी यहाँ से बोल सकते हैं इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो क्या बोलेंगे, EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज कितना निकाल कर लाए थे, ND5/dt, तुरंत निकाल कर लाए हैं, क्या बोलेंगे, EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ND5/dt। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल और कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज कितना निकाल के आया है, ND5/dt। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K ND5/dt। प्रोपोर्शनलिटी का चेन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, K ND5/dt। अब जब हम लोग इस सब का वैल्यू पुट करते हैं, अब जब हम लोग कांस्टेंट हटाना है तो क्या करते हैं, सब का वैल्यू पुट करके देखते हैं और K का वैल्यू निकालते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि K इक्वल टू 1 निकल के आता है, K इक्वल टू 1 निकल के आता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ND5/dt, K इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1 निकल के आता है। अब E इक्वल टू कितना आया, ND5/dt, यानी कितना EMF इंड्यूस होगा। अब इसको में माइनस लगाते हैं, लेंज लॉ के अनुसार इसको माइनस लगाते हैं। अब लेंज लॉ आगे बताएंगे तो वहां समझ में आएगा। ये सिर्फ ये बतलाता है कि जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसका पोलरिटी, या बोल सकते हैं जो EMF इंड्यूस होगा तो उसका पोलरिटी, या उसके EMF इंड्यूस होने के बाद उस कॉइल में किस तरह से करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन को बतलाता है। अब हम लोग कॉइल ये लेंज लॉ को देखते हैं सबसे पहले। हम लोग लेंज लॉ को देख रहे हैं। लेंज लॉ क्या बोलता है कि इसमें जो EMF इंड्यूस्ड होगा, यानी जो इसमें EMF इंड्यूस्ड होगा, तो EMF इंड्यूस्ड होने के बाद अगर सर्किट क्लोज रहेगा तो करंट फ्लो होगा। तो जो करंट फ्लो होगा वो इस तरह से करंट फ्लो होगा, जैसे यहाँ हम लोग लोड लगा देते हैं, कुछ लोड लगा दे रहे हैं, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करेगा। पहले लेंज लॉ को समझिए। लेंज लॉ को अगर एक शब्द में बोले तो बोलेंगे कि लेंज लॉ क्या कहता है, तो ये अपने कारण को विरोध करेगा। यानी जिस कारण से लेंज लॉ को एक नियम में बोलेंगे, एक लाइन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि लेंज लॉ ये अपने कारण को विरोध करता है। कौन कारण को विरोध करता है, जैसे इसमें EMF इंड्यूस्ड हुआ, तो EMF जो इंड्यूस्ड हुआ उसका पोलरिटी, या बोल सकते हैं EMF इंड्यूस्ड होने के कारण इसमें जो करंट फ्लो करेगा, तो करंट इस प्रकार से फ्लो करेगा कि जिसके कारण इसमें EMF इंड्यूस्ड हो रहा है और करंट फ्लो हो रहा है उसी को विरोध करेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि इस मैग्नेट को हम इधर मूव कर रहे हैं, मैग्नेट को इधर मूव कर रहे हैं तो फ्लक्स लिंक करे, चेंजिंग नेचर का फ्लक्स इसमें लिंक करेगा, ये तो आप लोग देखे कि तो चेंजिंग नेचर का फ्लक्स लिंक करेगा तो इसमें EMF इंड्यूस होगा, तो EMF इंड्यूस होगा तो इसमें करंट भी फ्लो होगा। तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा उसका हम लोग कुछ उसका पोलरिटी देखना, मतलब उसका डायरेक्शन देखना करंट का, किस तरह से करंट फ्लो होगा। तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि इस तरह से फ्लो होगा कि उस कारण को विरोध करेगा जिस कारण के कारण इंड्यूस हो रहा है। तो किस कारण के कारण इंड्यूस हो रहा है इससे पहले देखिए, तो हम लोग इसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस कारण के कारण करंट फ्लो हो रहा है, यानी EMF इंड्यूस हो रहा है। तो कारण क्या है कि हम लोग इसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है कि कारण को विरोध करेगा। तो इसको में इस तरह से करंट फ्लो होगा, क्या बोल रहे हैं, इसको में इस तरह से करंट फ्लो होगा कि ये जो इधर आ रहा है उसको विरोध करेगा। तो इधर इसको विरोध कब करेगा, ये नॉर्थ पोल है, अगर यहाँ पर भी नॉर्थ पोल बन जाए, इसमें भी यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल बन जाए तब इसको विरोध कर सकता है। तब बताइए लेंज लॉ के अनुसार यहाँ पर इसमें करंट इस तरह से फ्लो होगा कि यहाँ पर नॉर्थ पोल बनना चाहिए। अब हम लोग क्या देखे थे,
राइट हैंड थंब रूल, कॉइल का राइट हैंड थंब रूल में देखे थे कि हम लोग इस तरह से कॉइल को इस तरह से पकड़ते हैं कि अगर ये चारों अंगुली धारा के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो अंगूठा नॉर्थ पोल देता है। तो हम अंगूठा नॉर्थ पोल दे रहा है, यानी अंगूठा नॉर्थ पोल दे रहा है, तो ये चारों अंगुली उसका उल्टा रूप से देखें तो अगर अंगूठा नॉर्थ पोल दे रहा है तो ये चारों अंगुली जो है ये करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए ये नॉर्थ पोल दे रहा है, तो अगर ये कोर है, समझिए ये कोर है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, इसके ऊपर से इस तरह से फ्लो होगा, इसके ऊपर से इस तरह से फ्लो होगा। देखिए तो करंट कुछ इस तरह से जाएगा, ऊपर से जाएगा तो नीचे से आ जाएगा। यहाँ क्या बोले लेंजला क्या बोलता है कि जिस कारण से ये प्रोड्यूस हो रहा है, यानी ये इंड्यूस हो रहा है, उस कारण को ही विरोध करेगा। तो देखिए तो किस कारण से, पहले समझिए कि किस कारण से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अगर ये स्थिर रहता तो ईएमएफ इंड्यूस होता नहीं, इंड्यूस होगा। किस कारण से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इसको हम लोग इस तरफ ले जा रहे हैं, तो वायरिंग नेचर का फ्लक्स इसमें, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो वायरी कर रहा है, तो उसी वायरी होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। कारण क्या हम लोग देखें कि मैग्नेट को हम लोग इस तरह मूव कर रहे हैं, इसी कारण से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इस कारण को विरोध करेगा। तो इस कारण को कब विरोध करेगा, इस कारण को तब विरोध करेगा जब ये नॉर्थ पोल है, अगर इधर वाला ये भी नॉर्थ पोल हो जाए तो सेम ये भी नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, तो एक दूसरे को रिपेयर करेगा। यानी ये इधर आना चाह रहा है तो ये रिपेयर करेगा, यानी मैग्नेट को हम लोग इधर ले जा रहे हैं और इसमें नॉर्थ बन रहा है तो ये रिपेयर करेगा, यानी ये नॉर्थ बनेगा तब ना उस कारण को विरोध करेगा। यानी कारण है कि इधर जा रहा है, कारण क्या है कि इधर जा रहा है, तो उस कारण को विरोध करेगा। यानी इसको जब यहाँ नॉर्थ बना देगा तब ना रिपेल करेगा। तब तो अब हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर नॉर्थ बना चाहिए, तो नॉर्थ बना चाहिए, तो उसके बाद हम लोग जानते हैं कॉइल का राइट हैंड रूल। तो कॉइल का राइट हैंड रूल हम लोग यहाँ पर लगाएं कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये जो बाकी अंगुली है ये करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हम लोग करंट का डायरेक्शन देख लिए। अब हम लोग इसमें देखते हैं, अब हम लोग मान लेते हैं कि इसको हम लोग मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो लेंजला क्या बोलता है, इसको दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है इसमें चेंज होगा, तो उसके कारण ये इंड्यूस होगा। तो जिस कारण से, यानी किस कारण से इसमें इंड्यूस हो रहा है, इसमें किस कारण से हो रहा था, इसमें हम लोग मैग्नेट को नजदीक ले जा रहे थे, उसके नजदीक ले जा रहे थे, उस कारण से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। इसमें किस कारण से ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें हम लोग दूर ले जाना चाह रहे हैं। तो लेंजला क्या बोलता है कि कारण को ही विरोध करता है। तो कारण क्या है कि हम लोग दूर ले जा रहे हैं, तो कारण को विरोध करेगा। यानी हम लोग इसको दूर ले जाना चाह रहे हैं, तो कारण है दूर ले जाना, ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी दूर जाने से मना करेगा। हम लोग इसको दूर ले जा रहे हैं तो कारण का विरोध करेगा। कारण का विरोध कैसे करेगा कि हम लोग इसको खींच रहे हैं तो ये अपना ओर खींचेगा, हम लोग इसको दूर ले जाना चाह रहे हैं तो ये अपना ओर खींचेगा। तो अपना ओर खींचेगा तो यहाँ पे कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा। जब ये साउथ पोल हो जाएगा तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। यहाँ ये नॉर्थ हुआ तो ये साउथ हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है, यानी अब हम लोग को अंगूठा को इधर रखना होगा। अंगूठा को इधर रखिए, अंगूठा को इधर रखेंगे। अब देखिए कॉइल को रखिए, इस तरह से बन रहा, यानी करंट इसके अंदर से, अगर ये कोर है तो कोर के अंदर से आएगा और ऊपर से नीचे आएगा। देखिए कोर के अंदर से जाएगा करंट और कोर के ऊपर से नीचे आएगा। इसमें क्या नीचे से ऊपर जा रहा था करंट, इसमें देखिए कोर के ऊपर से नीचे आएगा करंट, यानी करंट अंदर से जाएगा। देखिए करंट कोर के अंदर से जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। देखिए तो फिर से एक बार देख लीजिए लेंजला क्या बोलता है कि जिस कारण से ये वो इंड्यूस्ड हो रहा है, यानी उत्पन्न हो रहा है, उसी का विरोध करेगा। यानी अगर इसको एक लाइन में बोले तो क्या बोल सकते हैं, जो जिसको प्रोड्यूस कर रहा है यानी उत्पन्न कर रहा है वही उसका विरोध कर रहा है। यानी अगर इसको सिंपल में बोल दे तो कह सकते हैं लेंजला कि बेटा बाप का विरोध करेगा, बेटा बाप का, यही इसको प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, और ये इसी का विरोध कर रहा है। तो देखिए तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका कारण क्या है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने का। इसमें कारण ये है कि हम लोग मैग्नेट को नजदीक ले जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को नजदीक ले जा रहे हैं। तो लेंजला क्या बोलता है कि कारण को ही विरोध करेगा। तो हम लोग नजदीक ले जा रहे हैं तो उसको विरोध करने के लिए क्या करना होगा, इसको रिपेल करना होगा। हम लोग नजदीक ले जा रहे हैं तो इस रिपेल करेगा तब ना विरोध करेगा।
तो विरोध करने के लिए क्या देखें कि यहाँ पे नॉर्थ पोल बना चाहिए, ये नॉर्थ है, तो अगर ये भी नॉर्थ बनेगा तभी रिपेल कर सकता है। तो ये नॉर्थ बनेगा, तो हम लोग देखे थे राइट हैंड कॉइल के लिए राइट हैंड थंब रूल देखे थे कि अगर 4 अंगुली, ये 4 अंगुली करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो थंब जो है वो थंब जो है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, तो बाकी अंगुली क्या होगा, करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हम लोग दूर ले जा रहे हैं मैग्नेट को, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं। तो इसमें करंट इस तरह से फ्लो होगा कि हम लोग दूर ले जाना चाह रहे हैं, तो ई क्या बोलेगा कि दूर नहीं जाने देंगे, यानी ये अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट कब करेगा, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ बनेगा तब ना अट्रैक्ट करेगा। तो साउथ, जब ये साउथ बनेगा तो ये नॉर्थ बनेगा, तो ये नॉर्थ बनेगा तो हम सबसे पहले अंगूठा इधर रख लेते हैं, अंगूठा इधर रख करके इस तरह से देखें तो क्या करंट का डायरेक्शन क्या देखें कि कोर के अंदर, यहाँ देखिए, यहाँ ये कोर है, अगर मान लेते ये कोर है, तो हम लोग सबसे पहले अंगूठा को इधर रख दिए, तो अंगूठा को इधर रख दिए और इसको पकड़ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि कोर के नीचे से करंट जाएगा, कोर को अंदर से करंट जाएगा और कोर के ऊपर से नीचे करंट आएगा। हर एक टर्न में कोर के ऊपर से नीचे करंट आएगा, कोर के ऊपर से नीचे करंट आ रहा है। ये हो गया लेंज लॉ। अगर लेंज लॉ को इस फॉर्म में देखें, जैसे मान लेते हैं ये है, एसी के लिए थोड़ी वो ट्रांसफार्मर में देखिएगा, एसी के लिए लेंज लॉ का एक उदाहरण देखिए। ऐसे हम लोग बोल रहे हैं कि ये कॉइल है, ये कॉइल है, और इसको हम लोग डीसी सर्किट से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और वायरिंग नेचर का रेजिस्टेंस है, ये क्या है, इंडक्टेंस है या कॉइल है। तो देखिए इसका कुछ इंडक्टेंस होगा, ये कॉइल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस को वैरी कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस को वैरी करेंगे तो इसमें करंट वैरी होगा, और जब इसमें करंट वैरी होगा तो इसमें फ्लक्स भी वायरिंग नेचर का इसको कट करेगा, तो इसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसका पोलरिटी क्या होगा, यानी जिसमें ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस होगा उसका पोलरिटी क्या होगा। तो इसको हम लोग लेंज लॉ से निकालेंगे। लेंज लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इस तरह से होगा कि जिसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है उसी को वो विरोध करेगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं क्या कर रहे हैं, ये भी है V/R, इसमें करंट फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो V/R होगा। हम लोग मानते हैं कि R को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। R को घटाने के कारण करंट बढ़ेगा, तो करंट बढ़ेगा तो इसमें ईएमएफ इस तरह से प्रोड्यूस होना चाहिए कि करंट जो बढ़ रहा है उसको घटाने की कोशिश करे। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका पोलरिटी क्या होगा, इसे देखिए ये बढ़ रहा है तो इसका पोलरिटी ऐसे होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, माइनस प्लस होना चाहिए। तो देखिए इधर से करंट जा रहा है तो हम रेजिस्टेंस को घटा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, लेकिन लेंज के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरह से होगा कि इस करंट बढ़ रहा है उसको घटाने की कोशिश करेगा। तो कब घटाएगा, जब पोलरिटी इस तरह से होगा तब नहीं घटाएगा, यानी इसमें जो पोलरिटी होगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा तब नहीं इसको अपोज करेगा। ये करंट को अपोज कब करेगा, जब ये पोलरिटी ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा तब अपोज करेगा। अब हम लोग दूसरा कंडीशन का ले रहे हैं, दूसरा कंडीशन हम लोग ले लेते हैं इसी में, दूसरा कंडीशन हम लोग ले रहे हैं ये इंडक्टेंस है, ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है, और इसको वैरी कर रहे हैं। अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, I = V/R। अब की बार हम लोग R का वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, R का वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, यानी करंट घट रहा है, इसको करंट घट रहा है फिर भी फ्लक्स वैरी कर रहा है ना, करंट वैरी करेगा यानी फ्लक्स वैरी करेगा, यानी चेंजिंग फ्लक्स आया इसमें, यानी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका पोलरिटी क्या होगा, तो जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका पोलरिटी इस तरह से होगा कि जिसके कारण इंड्यूस हो रहा है
यानी जिसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसी को विरोध करे। तो जिसके कारण ये इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो करंट घट रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है, करंट घट रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आई इक्वल टू, यानी इसमें करंट बढ़ रहा है, इसमें करंट घट रहा है, तो घट रहा है तो इसमें ईएमएफ इस प्रकार से इंड्यूस होना चाहिए, इसका पोलरिटी इस तरह से होना चाहिए कि जो करंट घट रहा है ये क्या कोशिश करेगा कि करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो देखिए तो ये प्लस है, तो करंट को सपोर्ट कर, करंट को बढ़ाने की कोशिश कब करेगा, यानी जब करंट को सपोर्ट कर देगी। देखिए ये माइनस प्लस, तो इसमें भी हो जाएगा माइनस प्लस, तब ना सपोर्ट करेगा। तो क्या हम लोग देखें लेंथ के नियम से, इसमें पहला कंडीशन में देखिए ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। पहला कंडीशन हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को घटा रहे हैं, रेजिस्टेंस को घटाने से करंट बढ़ रहा है, तो करंट बढ़ रहा है तो लेंथ का नियम क्या बोलता है कि उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका पोलरिटी इस प्रकार से होगा, पोलरिटी इस प्रकार से होगा कि जिस कारण से वो इंड्यूस होगा उसी को विरोध करेगा। इसमें क्या कारण है, करंट बढ़ रहा है, यही ना कारण है, तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, करंट को घटाने की कोशिश करेगा। तो करंट को घटाएगा कैसे, तो यहाँ से ये प्लस है तो यही प्लस हो जाएगा, तब ना अपोज करेगा। इसे देखिए प्लस माइनस, माइनस प्लस, अब यहाँ पर अगर ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये तो फिर से माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो अगर इस तरह से हो जाएगा तो दोनों जुड़ न जाएगा। तो अगर इस तरह से होगा, ये प्लस है और फिर से यहाँ पर प्लस आ जाए और ये माइनस हो जाए तब ना अपोज करेगा। देखिए तो इसको मैं क्या कर रहा था, सपोर्ट करना था करंट को, करंट घट रहा था, करंट घट रहा है तो करंट को बढ़ाना है, करंट को सपोर्ट देना है, तो करंट को सपोर्ट देना है तो ये प्लस, तो ये भी प्लस होना चाहिए, माइनस प्लस। तो लेंथ का नियम क्या बोलता है कि अपने कारण को विरोध करता है। तो हम लोग दो कंडीशन देखें, पहला कंडीशन क्या देखें, इसमें हम लोग, इसमें कारण क्या था, करंट बढ़ रहा था, तो करंट बढ़ रहा था तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरह से होगा, करंट बढ़ रहा है तो उसको अपोज करें। देखिए तो अपोज करने का नेचर कौन सा है, यही ना है, ये माइनस प्लस, तो ये क्या होना चाहिए, प्लस माइनस। तो देखिए यहाँ से माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस अपोजिट है ना। और दूसरा कंडीशन में क्या देखें कि हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ा रहे थे तो करंट घट रहा, तो करंट घट रहा है तो ये किस तरह से इसमें पोलैरिटी है, पोलैरिटी इसमें इस तरह से होना चाहिए कि वो सपोर्ट करे, करंट को सपोर्ट करे, यानी बढ़ाने की कोशिश करे। देखिए माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए पहले माइनस प्लस, ये भी है माइनस प्लस, तो ना दोनों जुड़ जाएगा, दोनों वोल्टेज जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, माइनस प्लस, इस तरह से पोलैरिटी होगा ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लेंथ लाभ के हिसाब से हम लोग पोलैरिटी निकालते हैं, ये तो आप लोग देख लिए। कंडक्टर या कॉइल में जिस समय ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उस समय कंडक्टर या कॉइल का स्थिति क्या है, इस हिसाब से हम लोग जो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है उसको कई कैटेगरी में बांटते हैं। अगर कंडक्टर या कॉइल स्टेशनरी है यानी रुका हुआ है तो उसको हम लोग बोल देंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर कंडक्टर या कॉइल मूव कर रहा है जिस समय उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसमें अगर वो मूव कर रहा है तो हम लोग बोल देंगे डायनेमिकली या मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बताते हैं कैसे होता है स्टैटिक। अब चूंकि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए दोनों में रिलेटिव मोशन चाहिए, तो दोनों में रिलेटिव मोशन चाहिए तो क्या कर सकते हैं, या तो हम फील्ड को रोटेट करा दें या फील्ड को वैरी करा दें और कॉइल को कांस्टेंट रहने दें यानी रुका हुआ रहने दें। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम लोग फील्ड को रख दें ऐसे ही, मतलब स्टैटिकली रखने दें फील्ड को, और कंडक्टर या कॉइल को हम लोग मूव करा दें या रोटेट करा दें, तो उसको बोल देंगे डायनेमिकली या मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे देखिए, जैसे डीसी मोटर होता है उसमें होता है डायनेमिकली या मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। डीसी मोटर में क्या होता है, डायनेमिकली या मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसमें क्या होता है, फील्ड कांस्टेंट रहता है, फील्ड कांस्टेंट रहता है और कंडक्टर मूव करता है उसमें, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। रिलेटिव मोशन आना चाहिए, कोई मूव करे। और इसमें क्या, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें क्या आता है, इसमें ट्रांसफार्मर आता है। ट्रांसफार्मर का कंडक्टर या कॉइल मूवेबल नहीं होता, वो एक जगह पर रखा हुआ रहता है। उसमें क्या होता है, फील्ड, उसमें आपको फील्ड रोटेट करता है। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ दो तरह से हो सकता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे मान लीजिए कि ये कॉइल है,
ये कॉइल है, ये बैटरी है, ये चेंजिंग रेजिस्टेंस है। अगर हम लोग क्या करें, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करें, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम बेसी करेंगे तो क्या होगा, करंट वैरी करेगा, और करंट वैरी करेगा तो इसमें फ्लक्स वैरी करेगा, और वही फ्लक्स जब इसमें लिंक करेगा तो लिंक करने के कारण इसमें खुद में ये एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो खुद में ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर इसमें जो फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहा है तो फ्लक्स मान लेते हैं इधर से करंट जाएगा, करंट इधर से जाएगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, यानी यहाँ से फ्लक्स लिंक कर रहा, निकाल रहा है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक और रखा हुआ है कॉइल, यहाँ पर बगल में एक और कॉइल रखा हुआ है, अगर इसका फ्लक्स, अब इससे निकलेगा फ्लक्स, इसमें हम लोग रेजिस्टेंस को वैरी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को वैरी कर रहे हैं तो करंट वैरी होगा, और जब करंट वैरी होगा तो इसमें फ्लक्स वैरी करेगा, और जब वैरिंग फ्लक्स इसको कट करेगा, इस कॉइल को खुद को कट करेगा तो क्या होगा, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जब इसमें खुद का फ्लक्स खुद ही को लिंक करे, खुद का फ्लक्स खुद ही को लिंक कर रहा, तो उसमें जो यही कॉइल में जो इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसको बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर इसका फ्लक्स, अब ये जो फ्लक्स है नॉर्थ से इस तरह से निकल के इस तरह से कुछ अपना पाथ पूरा करेगा, तो अगर इसका फ्लक्स कोई नियर में कोई और कॉइल रखा हुआ है, अगर इसको ही इंड्यूस्ड, इसको अगर कट करे, तो अगर इसको इसमें भी कट करेगा तो ये भी तो कॉइल ना है, तो फ्लक्स इसको कट करेगा तो अगर इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। यानी इसका फ्लक्स निकाल करके बगल में कोई कॉइल रखा हुआ है, अगर उसको कट करने लगे तो चूंकि कॉइल फ्लक्स कट करेगा कॉइल को, तो फ्लक्स कट करेगा तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि चेंजिंग नेचर का रेजिस्टेंस को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो चेंजिंग नेचर का करंट है, तो फ्लक्स भी चेंजिंग नेचर का होगा, और वही फ्लक्स इस कॉइल को कट कर रहा है, तो यानी चेंजिंग फ्लक्स इस कॉइल को कट कर रहा है, तो क्या होगा, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। यानी अगर इसका फ्लक्स किसी दूसरे कॉइल को जाकर के कट करने लगे तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको बोलेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोले कि अगर खुद का, जैसे इसमें हम लोग क्या किए, रेजिस्टेंस को वैरी किए, रेजिस्टेंस को वैरी किया तो करंट वैरी हुआ, तो करंट वैरी हुआ तो करंट वैरी खुद के, ये जो खुद का ये कॉइल है इसको कट करेगा, जब खुद के कॉइल को कट करेगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो जब खुद में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर वही फ्लक्स कोई नियर में यानी नजदीक में कोई और कॉइल रखा हुआ है उसको अगर कट करने लगे तो जो उसमें इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ पे काम करता है, वो जब ट्रांसफार्मर बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, यानी ये जो अभी बता रहे हैं ना इसी पे वो काम करता है। और इसका डायनेमिकली या इमोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या हम लोग बोल देंगे, इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है ट्रांसफार्मर, और इसका उदाहरण में क्या हो जाएगा, डीसी मशीन, इसका उदाहरण डीसी मशीन हो जाएगा, इसका उदाहरण ट्रांसफार्मर हो जाएगा।